सब लोग, आप सभी का साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए सभी लोग लाइव। राहुल आ चुके हैं, बादल आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, प्रशांत आ चुके हैं। गुड इवनिंग। और बताइए फटाक फटाक से 1 से 2 मिनट में लाइव आके कि कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आपको सारे के सारे अभी तक के आज बहुत सारे डाउट पूछने हैं मैम राज। ओके, हम आपके सारे डाउट रिप्लाई करेंगे लेकिन क्लास के लास्ट में, है ना। स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे 45 से 50 मिनट, उसके बाद हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, डोंट वरी। आ जाइए फटाक से लाइव। गुड इवनिंग जया, गुड इवनिंग विनय बेटा। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया चल रहा है। गरिमा गुड इवनिंग, जितेंद्र, पंकज, सचिन, उसके बाद हैं राहुल, खुशवा, रोहित गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम क्या पढ़ रहे थे? नितेश भी आ चुके हैं। अच्छा, क्लास मैंने थोड़ा टाइम पे स्टार्ट कर दी, 1 मिनट वेट करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गजाला, ओके, राज, यस राहुल, बिल्कुल बेटा। राहुल का कहना है मैम कितनी भी क्लासेस ले लो लेकिन डीपली पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, हम यही इसी बात पर ही हम अड़े हुए हैं, हम भी ऐसे ही चाहते हैं, कुछ ऐसा ही। प्रवीण, राज, रोहित, ओके, आ गए हैं बहुत सारे बच्चे। अब जो बच्चे आएंगे उनको फिर थोड़ा सा रिपीट करके देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। और हम लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किए थे? हम ह्यूमन ब्लड यानी कि मनुष्य का रक्त पढ़ रहे थे। हम ह्यूमन ब्लड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि ब्लड में 2 टाइप से कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट, जिसकी वजह से आपके ब्लड में लिक्विडिटी होती है और उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरी तरफ होता है बच्चा हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स। आरबीसी हमने पूरी कंप्लीट पढ़ ली थी। आरबीसी क्या होती है, उनका काम क्या है, कहां बनती है, कहां मरती है, कैसे कैसे अपना काम करती है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कितनी होती है, कहां बननी चाहिए, ये सारी बातें हमने कर ली थी, है ना। लेकिन उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमारी टोटल कितने टाइप की होती हैं। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं बच्चा, वो टोटल 5 टाइप की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं डब्ल्यूबीसीज। कौन कौन सी थी, नाम याद हो गए हैं क्या आपको? हाँ जी, 5 कौन कौन से टाइप की थी, नाम बता दोगे? मैं बता देती हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आप याद कर लेना बच्चा। 5 कौन कौन सी थी तो आप बताओगे? बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और 4th नंबर पे मोनोसाइट, 5th नंबर पे लिम्फोसाइट। फिर हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं और सबसे कम बेसोफिल्स होती हैं। और इन 5 में सबसे बड़ी कौन सी होती है तो आप बताओगे बच्चा? मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। और इन 5 में सबसे छोटी कौन सी होती है तो लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है। ये सारी बातें कुछ कुछ हमने पढ़ ली थी, ठीक है। ओपी आपका फर्स्ट क्लास है बेटा, आप प्रीवियस क्लासेस देख के आओ, पीछे की सारी क्लास, तो ही आपको आज की क्लास समझ में आएगी। ऐसे अगर आप बीच में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओपी बेटा। मनोज गुड इवनिंग। उसके बाद है प्रवीण, ठीक है। चलो चलिए बात करते हैं अपनी 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी में। सबसे अब हमें क्या पढ़ने थे? हमने ये सब बातें पढ़ ली थी कि डब्ल्यूबीसी का कौन सी डब्ल्यूबीसी का किस टाइप का न्यूक्लियस दिखेगा, कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी है, जो बड़ी होती है, जो छोटी होती है, जो ज्यादा होती है, कम होती है, सारी बातें हमने पढ़ ली थी। हमें पढ़ने हैं डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस। आप सब जानते हैं बच्चा ये डब्ल्यूबीसी का टाइप है और डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं इम्यून सेल्स या फाइटर सेल्स या बॉडीगार्ड सेल्स। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमारे बॉडी में इंफेक्शन जैसे ही आता है हमारे शरीर के अंदर, उस इंफेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करती है और लड़के उसको मार गिराने का काम करती है। यही काम करती है ना डब्ल्यूबीसी? बिल्कुल यही काम करती है। तो इसका मतलब जो 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी हैं ये सारी की सारी क्या काम करती होंगी? इनका काम भी क्या है? हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करना। इनका क्या काम होता है? जो भी आपको बाहर से आपके बॉडी में इंफेक्शन आता है उससे लड़ाई करना, उस इंफेक्शन को मार गिराना और हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाना, ये काम होता है डब्ल्यूबीसी का, राइट। तो पांचों की पांचों डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। बस बात यह है कि इन डब्ल्यूबीसी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, वही हमें आज पढ़ना है बच्चा। जब बात करते हैं 5 टाइप की तो कौन कौन सी थी पहले हम नाम लिखेंगे। नंबर 1 पे थी बेसोफिल्स या बेसोफिल लिख लो, अकेला लिखोगे तो। नंबर 2 पे थी बच्चा इओसिनोफिल्स, हिंदी में सेम नाम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। और 3 नंबर पे थी आपकी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स या फिल लिख लो, एक लिखोगे तो फिल हो जाएगा। 4 नंबर पे था मोनोसाइट, मोनोसाइट,
और 5 नंबर पे था लिम्फोसाइट। ये 5 टाइप की टोटल आपके बॉडी में WBC होती है बच्चा, सबके बॉडी में होती है, ये आपके मेरे सबके शरीर के अंदर होती है। कहां होती है? हमारे खून में होती है। आप कभी भी ब्लड की जब जांच करवाते हो ना, तो उसकी जो रिपोर्ट आती है ना, तो उस रिपोर्ट में आप पढ़ना ये पांचों के पांचों दी हुई होती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चा कि बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट कैसे काम करती हैं। सबसे पहला बेसोफिल और इसिनोफिल्स जो होती है ना, ये दोनों फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी देती है। ये हमारे बॉडी में फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये प्रथम स्तर की इम्यूनिटी देती है। अब ये फर्स्ट लेवल की क्या होती है, अभी हम थोड़ी देर के बाद पढ़ाएंगे। और जो न्यूट्रोफिल होती है, ये देती है सेकंड लेवल की इम्यूनिटी, ये दूसरे स्तर की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और जो बच्चा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती है ना, ये देती है एडवांस लेवल पे इम्यूनिटी। एडवांस लेवल पे, एडवांस लेवल इम्यूनिटी का मतलब होता है बच्चा, जैसे आप या हम लोग कहीं पे एक जॉब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने घर में हमें पैसे की जरूरत होती, तो हम अपने जहां से अपना जो बॉस होता है उससे हम सैलरी एडवांस में दे लेते हैं, है ना। सैलरी आनी थी 30 तारीख को, हमने 10 तारीख को ले ली। तो ठीक वैसे ही कुछ एडवांस लेवल का मीनिंग है यहाँ पे। जरा सुनिएगा, क्या मैंने कहा बच्चा कि बेसोफिल फर्स्ट लेवल का इम्यूनिटी आपके बॉडी में प्रोवाइड करती है। दूसरा, बेसोफिल और इसिनोफिल्स दोनों फर्स्ट लेवल के लिए जानी जाती है। न्यूट्रोफिल सेकंड लेवल की इम्यूनिटी, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तो एडवांस लेवल पे ही काम करती है। एडवांस का मतलब है यहाँ पे बच्चा फ्यूचर में काम, फ्यूचर के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाती है। इनको पता लग जाता है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ बीमारी होगी, तो अभी से ही तैयार हो जाती हैं ये। अब कैसे कैसे जरा बात करते हैं बच्चा। जो बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स होती है ना, ये काम करती हैं किसके लिए, तो आपको बताना है। ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स जब भी आपके बॉडी में आ जाते हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल्स, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। आपके बॉडी में कोई भी नॉन लिविंग थिंग आ गई, और ये नॉन लिविंग थिंग क्या करने आई है, इन्फेक्शन करने आई है, ये संक्रमण करने आई है, तो उस टाइम पे कौन काम करता है, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स काम करते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये सबसे निम्न स्तर की, यानी कि फर्स्ट लेवल की, प्रथम स्तर की इम्यूनिटी ही दे पाती हैं। ये सिर्फ नॉन लिविंग पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी में एंटर करते हैं ना, तभी ये काम कर पाती है सिर्फ। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स कब काम करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जब काम करती हैं जब हमारे बॉडी में कोई लिविंग इंफेक्शन आ जाता है। लिविंग का मतलब है कोई सजीव, कोई जीवित जीव हमारे शरीर में आ गया, और वो क्या करने आया है, वो इन्फेक्शन करने आया है, वो संक्रमण करने आया है, लिविंग आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चा। और जब बात करते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की, ये कब करती हैं, तो ये तो एडवांस लेवल पे ये फ्यूचर में काम करती हैं। मैं एक ब्रैकेट में एक चीज लिख रही हूं, अब आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। ये कब काम करती हैं, एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। आप सबने कभी ना कभी बचपन में आपको टीके लगवाए होंगे, आपकी मम्मी ने, है ना, या आपको कभी ना कभी कोई टीका लगा ही होगा। तो हम आज बताएंगे कि इस टीके में होता क्या है, कैसे वो टीका काम करता है, ये बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स कैसे काम करती हैं। तो आपको बताना है नॉन लिविंग थिंग्स जब भी हमारे बॉडी में आ जाती हैं और वो हमें कोई बीमारी करने आई है, तब ये काम करती हैं। और न्यूट्रोफिल्स लिविंग आता है तब, और ये तो वैक्सीनेशन के टाइम पे ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाती है। चलो अब बात करते हैं जरा कि बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स कैसे काम करती हैं। ये तो मैंने ये बताया, सिर्फ ये नॉन लिविंग पार्टिकल आया तब काम करती हैं। अब कैसे करती हैं, तो चलो नीचे लिखोगे, दोनों को एक साथ लिख लो, बेसोफिल्स प्लस बेसोफिल, और इसी के साथ लिख लो इसिनोफिल्स। ठीक है बच्चा, ये दोनों कैसे काम करती हैं, इनके काम बता रही हूं मैं, ये कब कब काम करती हैं। सबसे पहला फर्स्ट लिखना है, जब कभी आपको किसी चीज से एलर्जी होती है तब यही काम करती है।
जब आपके बॉडी में कोई डस्ट पार्टिकल्स आ गए, डस्ट का मतलब कोई धूल मिट्टी के कण आ गए, आपके बॉडी में कोई पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट आ गए। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है जो आपके पॉल्यूशन के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिनको हम प्रदूषक बोलते हैं, वो आ गया। या कोई आपने कोई भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल ले लिया, जैसे पेंट का हो गया, आप कलर कर रहे हो, या सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो सीमेंट के पार्टिकल्स चले गए। तो बच्चा आप देख रहे होंगे ना, ये सब नॉन लिविंग ही तो है। लिविंग क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंगस, जैसे आप बताओगे बच्चा, जैसे प्रोटोजोआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये होते हैं ना लिविंग। तो ये होते हैं ना लिविंग। तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये कब काम करती है? एट द टाइम ऑफ एलर्जी। अब सबसे पहले समझते हैं एलर्जी कैसे होती है। हर इंसान को अलग अलग चीज से एलर्जी होती है। जैसे मुझे मशरूम से एलर्जी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मशरूम खा लेते होंगे। अगर मैं मशरूम खा लेती हूं तो मेरा फेस, मेरे कमर पे ऐसे लाल लाल से दाने हो जाते हैं और मुझे बहुत छींक पे छींक, और हो सकता है मुझे उल्टी भी आ जाए, क्योंकि मुझे मशरूम से एलर्जी है। ऐसे ही आपने देखा होगा बच्चा, हम कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर धूल मिट्टी है, बहुत सारी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जहां पे पॉल्यूटेंट्स घूम रहे हैं। और अगर आप यहां चले गए जहां पर रोड बन रही है, घर बन रहा है, वहां पे सीमेंट वगैरह का काम हो रहा है, कहीं पे पेंट वेंट हो रहा है, तो मतलब कहने का मतलब है हमारे बॉडी में जैसे ही बाहर से कोई धूल मिट्टी, कोई पॉल्यूटेंट, कोई पेंट, इनका कोई भी पार्टिकल्स आपके बॉडी में आ गया, तो आते ही क्या होता है, आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, है ना। छींक आती है, या हो सकता है नाक से पानी गिरना लग जाए, या आपके बॉडी पे लाल लाल से दाने पड़ने लग जाते हैं, खुजली इचिंग होने लग जाती है। तो आप कहते हो अरे यार, कुछ तो मेरे बॉडी में कोई रिएक्शन हुआ है जिससे कि यार मुझे ना अजीब सा लग रहा है, मुझे शायद एलर्जी होगी किसी चीज से। अब ये एलर्जी कैसे होती है, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चा। यहां पे होता क्या है कि जैसे ही आपके बॉडी में कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी आपका बाहर से नॉन लिविंग थिंग आ गई, कोई भी चीज, तो आपकी सबसे पहले कौन पहचानती है उसको? तो आप बताओगे बच्चा, बेसोफिल्स पहचानती हैं कि बाहर से धूल मिट्टी के कण आए जैसे ही, तो इसको कौन पहचानेगा? इसको आपकी बेसोफिल्स पहचानेगी। और बेसोफिल पहचानती है कि भाई कोई बाहर से कोई पार्टिकल आए, वो हमारे बॉडी का तो नहीं है, हमारे शरीर में पहली बार आया है, ठीक है। तो बेसोफिल्स पहचान के, बेसोफिल्स क्या करती हैं, एक केमिकल सिक्रीट कर देती है आपके बॉडी में। और कौन सा केमिकल? इस केमिकल को बोलते हैं हम हिस्टामीन केमिकल। इस केमिकल को बोलते हैं हम हिस्टामीन केमिकल। और यही केमिकल जो है ना बच्चा, यही आपको एलर्जी करवाता है। यही आपको क्या करवाता है? एलर्जी करवाता है। इसी की वजह से आपके बॉडी पे रैसेस, आपको ईचिंग, आपको छींक, आपको खुजली वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा ऐसा कोई भी नॉन लिविंग पार्टिकल आपके बॉडी में एंटर करा, एंटर करते ही आपकी बेसोफिल ने पहचाना, और पहचानते ही बेसोफिल ने एक केमिकल, एक रसायन बनाना शुरू कर दिया, जिस रसायन को आप हिस्टामीन कहते हैं। और ये हिस्टामीन एलर्जी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा, ठीक है। तो हिस्टामीन निकल रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में कोई भी, हिस्टामीन ऐसे तो निकलेगा नहीं, नॉर्मल डेज में तो निकलेगा नहीं हिस्टामीन। हिस्टामीन कब निकलेगा? जब आपके बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन का मतलब है जो हमारे शरीर का नहीं है, कोई बाहर से आया है और वो नुकसान पहुंचा सकता है, तब आपकी बेसोफिल हिस्टामीन निकालती है। और वो हिस्टामीन आपको क्या करता है? वो आपको एलर्जी करता है। अब आपको पता लग गया कि भाई इचिंग हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, छींक आ रही है, तो मुझे एलर्जी हुई है किसी चीज से। अब आप ध्यान करोगे, किसी ना किसी चीज से एलर्जी हुई है, कोई ऐसी चीज मैंने खाई है, या कोई ऐसी चीज मेरे मुंह से, नाक से चली गई है बॉडी के अंदर, जो बॉडी को सूट नहीं करा है। अब आप क्या करते हो? आप एंटी एलर्जिक टैबलेट खाते हो। जैसे एक बड़ी फेमस है एविल नाम से, हर अपन को जब भी एलर्जी होती है, जुकाम वुखाम हल्का फुल्का होता है, नाक से पानी गिरता है, तो हम एविल खा लेते हैं। तो एंटी एलर्जिक टैबलेट क्या करती है? वो आती है और वो इस हिस्टामिन के सिक्रेशन को कम करती है। जैसे जैसे हिस्टामिन कम हुआ, आपकी एलर्जी ठीक हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो बच्चा मैं ये कहना चाह रही हूं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सुन लो, कि कौन सा केमिकल आपके बॉडी में हिस्टामीन को प्रोड्यूस करता है, सॉरी, कौन सा केमिकल है जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हिस्टामीन है। हिस्टामीन बनाता कौन है? बेसोफिल। अब किसी दिन बेसोफिल ने हिस्टामीन नहीं बनाया,
या बेसोफिल आपके बॉडी में कम है और उस समय आपके बॉडी में कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह आ गए, तब कौन काम करती है? तब इयोसिनोफिल काम करती है। तो प्राइमरी याद रखिएगा, सबसे पहले एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेसोफिल्स। लेकिन मान लो अगर आपको जब एलर्जी हुई, आप बेसोफिल बहुत कम होती हैं, आपको ही पता है 0 पॉइंट समथिंग होती हैं, तो अगर वो और भी कम हो गई, उस समय वो एक्टिवेट नहीं हो पाई, कुछ भी रीजन हो, आपके बॉडी में कम चल रही है उस टाइम पे, तब कौन काम करता है? तब आपका इयोसिनोफिल काम करता है। इसलिए मैंने दोनों को साथ लिखवाया कि ये दोनों फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी देते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट आपके बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करने का काम करते हैं। और कैसे? तो आपको एलर्जी करके। तो बच्चों अब आप लोग मुझे बताओ, एलर्जी अच्छी है या खराब है? अब मुझे आप लोग बताएंगे कि एलर्जी अच्छी है या खराब है। सभी लोग कमेंट करके फटाक से बताओ कि एलर्जी अच्छी होती है या खराब होती है, फिर हम सेकंड काम बताएं इसका। देखो, अगर हम ऐसे समझना चाहें तो एलर्जी बच्चा अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई धूल मिट्टी के पार्टिकल्स, कोई पॉल्यूटेंट गए और हमारे बॉडी में हिस्टामिन नहीं बना तो हमें एलर्जी नहीं हुई, तो वो पॉल्यूटेंट्स, वो धूल मिट्टी जाके हमारे फेफड़ों में जम सकती है, जिससे हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं। तो बच्चा काइंड ऑफ अगर हम मानते हैं ना, बाहर से जब फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो एलर्जी मतलब रिएक्ट हो गया आपके बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल का, तो वो अच्छी है। एलर्जी हो रही है इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम सही काम कर रहा है। समझ रहे हो आप? एलर्जी हो रही है इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। अब आपका इम्यून सिस्टम ऐसे ही पड़ा ढीला ढाला, कुछ नहीं बनाया उसने हिस्टामिन विस्टामिन, तो वो धूल मिट्टी के पार्टिकल्स आपके फेफड़ों में जाके जम गए तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए हम कहते हैं कि एलर्जी समटाइम्स आर गुड, है ना, कभी कभी एलर्जीज अच्छी होती हैं। अगर एलर्जी नहीं हो रही इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इम्यून सिस्टम खत्म है आपका। तो बच्चा एलर्जीज को हम अच्छा भी कंसीडर करते हैं कभी कभी। अब हर चीज से एलर्जी हो रही है तो फिर वो नहीं है ना, समझ रहे हो, तो वो फिर खराब है। तो एक काम ये कर दिया बेसोफिल और इसिनोफिल ने। इसिनोफिल कब काम करती है? जब आपकी बेसोफिल प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाती है। बाकी आपसे जब एग्जाम में पूछेगा तो ये दोनों ऑप्शन होंगे या एक एक होगा, तो आप आसानी से चूज कर सकते हो। दूसरा, ये दोनों कब काम करती हैं? पहला हो गया। दूसरा, ये बच्चा ये हमारे बॉडी में इंफ्लामेंट्री रिएक्शंस करवाती है। ये हमारे बॉडी में इंफ्लामेंट्री रिएक्शन करवाती है। अब मैम ये इंफ्लामेंट्री रिएक्शन क्या होती है? चलो हम आपको पढ़ाते हैं। वैसे आपने अपने जीवन में बहुत बार फेस की होंगी इंफ्लामेंट्री रिएक्शन, लेकिन कभी पता नहीं होगा कि इनको इंफ्लामेंट्री रिएक्शन ही कहते हैं। चलो हम बताते हैं किसको कहते हैं। हमारी क्लास में एक बहुत ही शैतान सा बच्चा है, वो बहुत शैतानी कर रहा था। मैंने उसको बुलाया और मैंने उसके गाल पे एक चांटा मार दिया। जैसे ही गाल पे चांटा मारा, चांटा तो खाया होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, कभी मम्मी से खाया होगा, पापा से खाया होगा, किसी ना किसी से तो खाया होगा। गाल पे बहुत तेज चांटा मार दिया, क्या होगा? क्या होता है? सबसे पहले जहां चांटा मारते हैं वो जगह, उस जगह में रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाता है, उंगलियां छप जाती है, लाल हो जाता है। जिस जगह चांटा मारते हैं उस जगह क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है। हाँ जी मैम, दर्द रहता है 2-3 दिन तक अगर बहुत तेज किसी ने मुक्का चांटा मारा तो, है ना। तीसरा, आप बताओगे उस जगह की सेल्स क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती है। सेल्स डेड हो जाती है, वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं और वो जगह क्या हो जाती है? उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है और आप उसकी गाल को टच करके देखोगे तो वहां पे हीट निकल रहा होगा, आपको गर्माहट महसूस होगी। तो ये जो आपके बॉडी में, जैसे ही मैंने आपको चांटा मारा तो जिस जगह चांटा मारा या इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन भी एग्जांपल ले लो, आपको इंजेक्शन लगा उस जगह पे, वो जगह लाल हो जाती है, वहां दर्द होता है, वहां की सेल्स डेड हो जाती हैं और उस जगह, वो जगह गर्म रहता है, उस जगह हीट भी आपको फील होती है। तो जैसे ही चांटा मारने के बाद ये जो आपका बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है ना, ये इसी को हम इंफ्लामेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। हाँ जी बच्चा, एसएससी के लिए बिल्कुल बेस्ट है अंकित, इसी को हम इंफ्लामेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। और ये इंफ्लामेंट्री रिएक्शंस भी कौन करवाता है? आप बताओगे बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स करवाने का काम होता है।
तो पहला काम हमने पढ़ लिया, एलर्जी के टाइम पे ये दोनों बहुत एक्टिव रहती हैं। दूसरा ये काम इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, जब कभी किसी को चांटा मारते हैं, किसी को इंजेक्शन चुभ जाता है, किसी को कांटा लग गया, सुई लग गई, तो वो जो आपके बॉडी में इस टाइप के आपके क्या होते हैं, जहां पर भी चांटा पड़ा उस हिस्से पे ये जो आपके रिएक्शन आते हैं, इन्हीं रिएक्शन को हम इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये करवाने का काम भी किसका होता है, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स का काम होता है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जहां पे सेल्स डेड हुए हैं यहाँ पे आरबीसी आती हैं, आरबीसी अपना ऑक्सीजन और थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लड आता है तो उसमें ग्लूकोज वगैरह आके इस हिस्से पे वापस सेल्स जो होती है ना वो रिकवरी कर जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी चोट लगी है, अगर ज्यादा ही किसी को मुक्का मार दिया आपने, वहां नील पड़ जाती है, देखा ना नील पड़ जाती है, तो वहां तो बिल्कुल ही सेल्स एकदम खत्म हो जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा हील करने के लिए टाइम लगता है। तो बच्चा ये होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, 2 काम कर दिया। तीसरा काम देखो क्या काम करते हैं ये। तीसरा जो बेसोफिल है ना वो आपकी बनाती है हेपारिन, हेपारिन प्रोड्यूस करती है। अब ये हेपारिन क्या होता है जरा बात कर लेते हैं बच्चा। हेपारिन को बोलते हैं हम, हमारे बॉडी में एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है इसको, हेपारिन को एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। और एंटी क्लॉटिंग का मतलब होता है प्रतिकारक, और प्रतिकारक किसका, या जो थक्का जमने से, देखो इसको ऐसे समझना, आप हिंदी में भी ऐसे समझो, मैंने कहा एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, एक होता है आपको जब चोट लगती है तो आपका उस हिस्से पे खून निकलता है तो उस खून को बंद करने के लिए क्लॉटिंग हो जाती है, हाँ जी मैम होती है। दूसरा, आप जानते हो कि 24 घंटे 7 दिन हमारे बॉडी में ऐसे खून घूम रहा है, हमारी नसों में खून दौड़ता है, हम बोलते भी हैं कि हमारी नसों में खून दौड़ता है, खून दौड़ता है, कभी भी रुकता नहीं है। जिस दिन खून रुक गया ना उस दिन आप भी रुक जाओगे, आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो बच्चा हमारे जो बॉडी के अंदर खून है ना वो कभी भी जमता नहीं है, वो जमना भी नहीं चाहिए, अगर जम गया तो क्लोटिंग हो गई। आप सुनते होंगे फलाना इंसान के दिमाग में नस के अंदर खून जम गया था, क्लोट हो गया था, वो मर गया, उसको अटैक पड़ गया। फलाना इंसान की हार्ट में कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई, उसमें खून जम गया, वो मर गया, उसको अटैक पड़ गया। तो खून कभी भी हमारे शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। और क्यों नहीं जमता हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे बॉडी में एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है, और वो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है, दैट इज हेपारिन, दैट इज हेपारिन। हेपारिन वो है जो आपकी नसों में खून को जमने नहीं देता, जो हमारे बॉडी के अंदर की तरफ क्लॉटिंग नहीं होने देता, उसको हम हेपारिन कहते हैं। तो बच्चा ये हेपारिन भी इमरजेंसी कंडीशन में बेसोफिल्स या इसिनोफिल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब हम इस हेपारिन की बात आगे करेंगे 15-20 मिनट के बाद, अभी नहीं। अभी मैं एक बार फिर से बता देती हूं आपको कि मैंने बोला 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, तो जो पहली 2 हैं जिनको हम बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स कहते हैं वो 3 टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। कब, एक तो एलर्जी के समय, एलर्जी के समय कौन सा केमिकल, हिस्टामीन, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कौन करवाती है, इन्फ्लामेटरी को हिंदी में प्रतिसंवेदनशीलता या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ही कहते हैं। दूसरा आपसे पूछ ले इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी करवाती है, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। हेपारिन इमरजेंसी कंडीशन में कौन सी डब्ल्यूबीसी बना सकती है, तब भी आपका आंसर होगा बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। और पूछे हेपारिन क्या होता है, तो हेपारिन वो केमिकल है जो आपके बॉडी में कभी भी खून को जमने नहीं देता, हमारे शरीर में अंदर ही खून को जमने से रोकता है। ये आपका बेसोफिल और इसिनोफिल्स के फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं बच्चा। अब चलते हैं नेक्स्ट किसकी तरफ, तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती हैं। 3 नंबर पे 2 तो पढ़ लिया ना हमने, अब आ गया न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा है तो कुछ अच्छा ही काम करती होंगी भैया। न्यूट्रोफिल्स कब काम करती हैं, तो आप बताओगे बच्चा। न्यूट्रोफिल्स काम करती हैं जब भी हमारे बॉडी में कोई लिविंग इन्फेक्शन आता है, जो प्योर लिविंग है, प्योर लिविंग का मतलब है शुद्ध सजीव है जो, यानी कि जब भी हमारे बॉडी में कोई सजीव संक्रमण आ गया। अब आप लोग मुझे बताओगे कि लिविंग क्या क्या होते हैं।
ऐसे लिविंग जो हमारे शरीर में आके इन्फेक्शन कर सकते हैं, बैक्टीरिया लिविंग होते हैं। और मैंने कम से कम 20 बार तो आपको ये चीज पढ़ा दी है, कुछ बैक्टीरिया अच्छी होती है लेकिन बहुत सारी बैक्टीरिया खराब होती है। बहुत सारी बैक्टीरिया खराब क्यों होती हैं? क्योंकि वो हमारे बॉडी में आके हमें बीमारियां कर देती हैं, हमें इन्फेक्शन कर देती हैं। तो बैक्टीरिया लिविंग है। तो बच्चा पहला लिखो, न्यूट्रोफिल्स कब काम करती हैं? जब आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया का अटैक हुआ, कोई जीवाणु आया, तब ये एक्टिव हो जाती है, उस बैक्टीरिया को मार गिराने का काम करती है। अगर ये सही सलामत हैं आपके बॉडी में तब, अगर इनकी क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए तब। तो दूसरा बच्चा, एक होता है फंगी, जिसको हम कहते हैं कवक। कवक भी मैंने पढ़ाया आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, लिविंग्स होते हैं और इनका काम क्या होता है? फंगस भी हमें बीमारियां कर देते हैं बहुत बार। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बोलती हूँ, दाद हो जाता है, दाद, खाज, खुजली, अस्थमा, ये सब फंगस से होती है। समझ रहे हो आप? आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो उस समय भी यही काम करती हैं। ऐसे ही आपको बताना है। तीसरा होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं हम आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी आपको नहीं जानना। तो आपको बोलना है बच्चा कि जब भी हमारे बॉडी में कोई प्योर लिविंग, ये सब प्योर लिविंग है। ऐसा नहीं कि कभी ये नॉन लिविंग की तरह काम करते हैं, कभी लिविंग, वो तो वायरस है आपका। तो वायरस को हम प्योर लिविंग कभी भी नहीं बोल सकते। हम वायरस को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं कि भैया जब शरीर से बाहर था तो नॉन लिविंग था, पढ़ाया था ना मैंने बहुत अच्छे से। शरीर के अंदर आ गया तो लिविंग है, तो वो प्योर नहीं है ना लिविंग, वो कभी नॉन लिविंग है, कभी लिविंग है। लेकिन बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ हमेशा लिविंग होते हैं। इसलिए मैंने लिखा कि ये लिविंग इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी देती है। यानी कि जब भी आपके बॉडी में किसी बैक्टीरिया का अटैक होगा, किसी फंगस का होगा, किसी प्रोटोजोआ का होगा, तो कौन काम करेगी? तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा काम करती। अब मैं थोड़ी सी न्यूट्रोफिल्स के काम करने का तरीका बताती हूं आपको, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। न्यूट्रोफिल्स को हम कहते हैं फैगोसाइटिक सेल, इनको हम कहते हैं फैगोसाइटिक सेल, और हिंदी में बोलोगे भक्षण करने वाली सेल। भक्षण करने वाली सेल। अब भक्षण करने वाली कोशिका का मतलब क्या होता है? भक्षण करने का मतलब क्या होता है? ये ईटिंग सेल्स होती हैं, खा जाती है इन्फेक्शन को, अपने अंदर खा जाएंगी, कच्चा ही चबा जाएंगी उसको। कैसे? सुनो बच्चा इस टाइप से मान लो एक न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल में कैसे भी बना सकती हूँ, आप जानते हो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का कोई शेप फिक्स नहीं होता है, तो मैं कैसे भी बना सकती हूँ, ठीक है। और न्यूक्लियस होगा इसमें, बिल्कुल होगा, न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस है ये, ठीक है। अब ये न्यूट्रोफिल आपके खून में घूम रही थी, अचानक से इसको एक बैक्टीरिया दिख गया। ये ग्रीन कलर का यहाँ पे कोई बैक्टीरिया घूम रहा है, इसको दिख गया न्यूट्रोफिल को, ओ माय गॉड, बाहर से तो कुछ आ गया, बाहर से कोई इन्फेक्शन आ गया, और ये इन्फेक्शन मेरी कैटेगरी वाला है ना। मेरी कैटेगरी का मतलब प्योर लिविंग है। तो ये क्या करता है? ये इस बैक्टीरिया के नजदीक जाता है। अब कैसे जाता है नजदीक? तो बच्चा ये झूठे हाथ पांव बना लेता है। और झूठे हाथ पांव कैसे बनाता है? तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसका आकार ऐसे बढ़ा लेता है आगे की तरफ, ऐसे झूठे हाथ पांव से बना के चलेगा। और ये जो झूठे हाथ पांव है ना, मतलब ये रियल नहीं है, तो इनको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब लेग्स हो गया, यानी कि फॉल्स लेग, झूठे हाथ पांव। वैसे हाथ भी बोलते, हाथ पांव होती नहीं है तो आप इसको पांव बोल लो। इसकी हेल्प से ये ऐसे चलना शुरू होता है और इस बैक्टीरिया के नजदीक जाता है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस था, इसी से बना दो, ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या करेगा ये? अगले स्टेप में बिल्कुल नजदीक चला जाएगा, और ये बैक्टीरिया यहां पे इतना पास आ गया इस बैक्टीरिया के। अब अगले स्टेप में क्या करेगा? इन्हीं हाथ पांव की हेल्प से ये क्या करेगा बच्चा? इस बैक्टीरिया का इंगल्फमेंट कर देगा, ये अपने अंदर खा जाएगा, इस बैक्टीरिया को ऐसे पकड़ेगा। और अब ये इसका न्यूक्लियस था, और ये जो बैक्टीरिया घूम रहा था ना, इसको अपने अंदर खा गया, चबा गया। ये देखो ऐसे, इसको बैक्टीरिया दिखा, इसने अपने झूठे हाथ पांव बनाए जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, और इससे पकड़ के अंदर खा गया। इसीलिए हम इनको कहते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो मैम ने समझाया है,
इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। इसे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहा जाता है और हिंदी में बोलते हैं भक्षण करने की प्रक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं हम भक्षण करने की प्रक्रिया। और ऐसी सेल्स बच्चा जो ये प्रोसेस करती हैं उनको हम फैगोसाइटिक सेल कहते हैं। इसलिए मैंने ऊपर लिखा कि न्यूट्रोफिल्स को हम फैगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा कि ऊपर लिखा मैंने कि ये फैगोसाइटिक सेल होती है। फैगोसाइटिक सेल का मतलब है बैक्टीरिया ईटिंग सेल। इनको ना बैक्टीरिया ईटिंग सेल भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को खा जाने वाली, अपने अंदर खाने वाली। सबका काम करने का अलग अलग तरीका है भैया। इनको यही तरीका दिखा, अपने अंदर खा गई बैक्टीरिया को। और ये बैक्टीरिया अगर नहीं खाती, इसको नहीं मारती है, तो ये बैक्टीरिया हमें क्या करता? बीमारी तो करता ना। बाहर से आया था, बीमारी करता। हमसे दोस्ती करने तो आया नहीं है बाहर से, बीमारी करता। तो इसने हमें इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचा लिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी हमें। इसीलिए हमने लिखा कि न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल या फंगस या प्रोटोजोआ के अगेंस्ट इम्यूनिटी देते हैं हमें, इसीलिए लिखा मैम ने। और किस प्रोसेस के द्वारा? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस का मतलब है अपने अंदर इंगल्फ कर जाना, भक्षण कर जाना। तो बच्चा न्यूट्रोफिल्स का कुछ ऐसा तरीका होता है काम करने का। न्यूट्रोफिल्स का कुछ ऐसा तरीका होता है काम करने का। आपको समझ में आ गया होगा। और किसके अगेंस्ट? ये तभी एक्टिव होती है ज्यादा जब आपको बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ आपके बॉडी में एंटर करा है। तो आपसे पूछ ले कौन से टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है जो फैगोसाइटिक सेल्स कहलाती हैं, तो आपको आंसर करना है वो न्यूट्रोफिल्स हैं। कौन सी एलर्जी के टाइम काम करती हैं, कौन सी हिस्टामिन बनाती हैं, कौन से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाती हैं, ये सब के आंसर आप करने के लिए बहुत काबिल हो। चलो आगे, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं, ये भी बात याद रखना आप। चलो आगे, चलो अब बात करते हैं बच्चा आपकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कैसे काम करती है। हाँ जी बच्चा, फॉरेस्ट रेंजर का 95% सिलेबस कवर हो जाएगा मेरे बैच से। चलो 4 नंबर और 5 नंबर एक साथ लिख ले। कौन कौन सी? मोनोसाइट, हिंदी में सेम नाम है, और 5 नंबर लिम्फोसाइट। और मैम ने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि ये दोनों तो एडवांस लेवल की इम्यूनिटी देती हैं। आपको पता है एडवांस लेवल पे काम करती है भैया, बहुत चालाक होती हैं ये। एडवांस लेवल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और ये जो एडवांस लेवल की इम्यूनिटी होती है किसके अगेंस्ट? तो आपको बोलना है लिविंग के अगेंस्ट। लेकिन ये लिविंग प्योर नहीं होते हैं, इनको हम इम्प्योर कहते हैं। इम्प्योर का मतलब कभी कभी लिविंग होते हैं, कभी कभी नॉन लिविंग होते हैं। अब आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी महान चीज है जो कभी कभी लिविंग और कभी कभी नॉन लिविंग की तरह काम करती है। आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगी अब। हाँ जी, फटाक से आंसर दो प्लीज, फिर आगे चले। आज हमें खत्म करना है डब्ल्यूबीसी पूरा, इसी पे थोड़ी ना अटके रहना हमको। मैंने कहा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एडवांस लेवल पे, यानी कि एडवांस लेवल की इम्यूनिटी देती हैं, और वो भी लिविंग के अगेंस्ट होती है, लेकिन ये लिविंग प्योर नहीं है। जैसे इससे पिछला प्योर था लिविंग, यानी कि वो हमेशा ही लिविंग रहते हैं। बैक्टीरिया, फंगस हमेशा लिविंग ही कंडीशन में रहते हैं। जबकि बच्चा मैंने आपको पढ़ाया है वायरस, जिसको आप प्यार से विषाणु कहते हैं, ये प्योर लिविंग नहीं होते हैं। प्योर लिविंग तो नहीं होते हैं ना। ये कैसे काम करते हैं? हमारे बॉडी में नहीं आए थे तब तक ये क्या थे? तब तक ये नॉन लिविंग थे। ये सजीव नहीं थे, ये निर्जीव थे बच्चा। और जैसे ही इसको कोई बॉडी मिल गया, हमारा किसी प्लांट का किसी को मिल गया, तो वहां जाकर ये क्या करते हैं? वहां जाकर ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, ये सजीव की तरह बिहेव करते हैं। तो बच्चों ये बताओ, क्या आप इसे प्योर लिविंग बोल सकते हो? नहीं ना भाई, जब तक ये किसी बॉडी में नहीं था तब नॉन लिविंग भी तो था ना। हाँ, किसी के शरीर में जाके, वो शरीर गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, हम लोग, प्लांट, कोई भी हो सकता है उसमें जाकर वो लिविंग हुए, तो भाई इसको प्योर लिविंग नहीं कह सकते हम, ये इम्प्योर लिविंग है। तो बच्चा आपको बताना है
कि जो इम्प्योर लिविंग्स होते हैं यानी कि जो वायरस होते हैं ना, उनके खिलाफ इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ऐसे ही पड़ी हैं, जब आपके बॉडी में क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, तब बहुत एक्टिव हो जाएंगी, तब अपना काम करना लग जाएंगे। और ये कब? तो बच्चा ये कभी एग्जाम में पूछ लेना आपको, लिविंग और नॉन लिविंग या इम्प्योर। नॉन लिविंग के अगेंस्ट किसने किया? बेसोफिल और इयोसिनोफिल ने। प्योर लिविंग्स के खिलाफ आप बता दो कि न्यूट्रोफिल ने। जो इम्प्योर लिविंग है बोले तो वायरस, उसके खिलाफ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब ये कैसे काम करती हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चा? मैंने कहा ना हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। जरा देखिए बच्चा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कब काम करती है? थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्रैकेट में चीज लिखी थी, वैक्सीनेशन के टाइम पे। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। आप सबने कभी ना कभी टीका लगवाया होगा, बीसीजी का टीका, पोलियो का टीका, अभी आपने कोरोना का टीका लगाया लेटेस्ट, बाकी सब छोड़ो, है ना? तो कैसे लगवाया वो सारी बातें हम कर लेते हैं। मान लो बच्चा कभी आपके बॉडी में क्या आ गया, एक वायरस आया। कौन आया? वायरस आया। सबसे पहले आपके बॉडी में कोई वायरस एंटर कर गया। अब ये कोई भी वायरस हो सकता है, ये कोरोना वाला वायरस, सारे वायरस का तरीका एक ही है काम करने का, ठीक है? ये कोई भी वायरस आ सकता है। जैसे ही वायरस आया आपके बॉडी में, तो वायरस को सबसे पहले पहचानती है ये कौन? मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करती हैं? इस वायरस को पहचानती हैं बच्चा। पहचानती हैं यानी कि ये समझ जाती हैं कि भैया बाहर से कोई ऐसी चीज आई थी जो बॉडी में आके लिविंग हो गई, पहले वो नॉन लिविंग थी। और जैसे ही मोनोसाइट इसको पहचानती हैं, पहचानने के बाद मोनोसाइट आपके बॉडी में केमिकल सिक्रीट करने लग जाती है, एक रसायन बनाना शुरू कर देती हैं, और जिस रसायन को बोलते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन किस नाम का? साइटोकाइन नाम का एक केमिकल बनाना शुरू कर देती है। ये क्या है बच्चा? ये एक टाइप का केमिकल है, एक रसायन है। किसने बनाया? मोनोसाइट ने। और जैसे ही साइटोकाइन निकला आपके बॉडी में, अब किसको एक्टिव, कौन एक्टिव हो जाता है? अब इसको देखकर, इसको जैसे ही साइटोकाइन आपके बॉडी में बनना शुरू हो गया, वैसे ही ये एक सिग्नल है किसके लिए? ये सिग्नल है लिम्फोसाइट के लिए। और लिम्फोसाइट कहेंगी ओ भैया आ गया मेरा टारगेट। लिम्फोसाइट कहेंगी मेरा टारगेट आ गया, मतलब मेरे को कैसे मिला मैसेज? क्योंकि आपकी मोनोसाइट ने क्या निकाल दिया? साइटोकाइन नाम का केमिकल निकाल दिया। और साइटोकाइन जैसे ही निकला, इसका मतलब ही यही है कि बाहर से कोई वायरस आ गया है बॉडी के अंदर। और जैसे ही साइटोकाइन निकला, लिम्फोसाइट एक्टिव हो जाएंगी, आ गया बाहर से टारगेट आ गया, और ये हमारे बॉडी में बनाना शुरू कर देती हैं एंटीबॉडीज। क्या? एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी बनाना शुरू कर देती हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या है? हथियार हैं। और ये हथियार कहां जाते हैं? ये जाते इस वायरस के ऊपर। अगर ये हथियार बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो ये जाकर इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस वायरस को खत्म कर देंगे। कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे, नहीं समझ में आया राजेश? चलो सुनो राजेश जी, बहुत अच्छे से समझना। कोरोना वायरस आया था, बिल्कुल आया था, मेरे बॉडी में कोरोना वायरस आ गया। जैसे ही कोरोना वायरस एंटर किया मेरे बॉडी के अंदर, ठीक है, मेरे बॉडी में सबसे पहले मोनोसाइट एक्टिवेट हो गई। और मोनोसाइट ने देख लिया कुछ तो आया है बाहर से, जो पहले कभी नहीं देखा मैंने, है ना, जो पहले कभी मेरे इम्यून सिस्टम ने देखा ही नहीं है। तो मेरा मोनोसाइट क्या करेगा? एक उसके खिलाफ साइटोकाइन नाम का केमिकल बनाएगा। और ये साइटोकाइन जैसे ही बना, तो अब मेरी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएंगी कि भाई साइटोकाइन रिलीज हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बाहर से आया है वायरस। और वो आपकी लिम्फोसाइट इतनी एक्टिव हो जाएंगी कि अपना हथियार बनाना शुरू कर देंगी, और हथियार को ही आप एंटीबॉडी कहते हो। और यही एंटीबॉडी जाके इस वायरस के ऊपर जाके चिपक जाती हैं और इस वायरस को खत्म कर देंगी। अब ये एंटीबॉडी तभी तो बनेंगी ना जब आपके बॉडी में लिम्फोसाइट सही से काम कर रही है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये तभी बनेंगी जब आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। बोलते हैं ना
फलाना इंसान को 3 बार कोरोना हुआ लेकिन कोरोना उसका कुछ ना बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल ये है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कोरोना वायरस कुछ ना कर पाया उसको। यानी कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब है उसकी लिम्फोसाइट बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने समय रहते हुए हथियार बना दिया, और वही हथियार क्या कहलाता है? एंटीबॉडीज कहलाता है। और ये एंटीबॉडीज जाके उस कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। तो बच्चा, एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या करती हैं ये एंटीबॉडीज। देखो, एंटीबॉडीज बनाई किसने है? मोनोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता। मोनोसाइट एंटीबॉडीज बनने से पहले वाला स्टेज तैयार करता है। मोनोसाइट ने केमिकल बनाया साइटोकाइन। हाँ, ये कोशिश भी करता है अपने केमिकल से मारने की कि भाई साइटोकाइन जाके वायरस को मार दो तुम, लेकिन ये साइटोकाइन में इतनी हिम्मत नहीं होती है इस केमिकल में कि इसे मार पाए। ठीक है, जब मोनोसाइट के बस की बात नहीं रहती है तब लिम्फोसाइट कहती है कोई बात नहीं बहन मोनोसाइट, हम तो बैठे हैं, मैं अब बना रहा हूं क्या? हथियार। और हथियार क्या? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज जाके टारगेट को खत्म कराएंगे। एकदम समझ रहे हो तुम? जैसे बॉर्डर पे नहीं होता, आर्मी वाले नहीं करते पूरी प्लानिंग, ठीक वैसे हमारे बॉडी में भी इम्यून सिस्टम है, एक पूरी सेना है आपके शरीर के अंदर भी, वो भी काम करती है। अब मैं बताती हूं कि वैक्सीनेशन के समय कब काम करती है, ये कैसे काम करती है। बच्चा, आप सबने बचपन में पोलियो, अच्छा जब बहुत बड़े होंगे उम्र में उन लोगों ने तो पोलियो के इंजेक्शन लगवाए होंगे। बाद में आ गई थी OPV, ऑरल पोलियो ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी की सबने पी होगी आपने, है ना? हमने क्यों पिया बचपन में पोलियो की दवाई? ताकि हमें इन फ्यूचर पोलियो ना हो, इसलिए तो पिया ना। हम टीके क्यों लगवाते हैं? हमने कोरोना का टीका क्यों लगवाया? ताकि इन फ्यूचर अगर फिर से कोरोना आ जाए तो भैया हम कोरोना से बच जाए, है ना? तो बच्चा, वैक्सीनेशन का मेन मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर फिर से कोई वायरस आ गया, उस वायरस से हमारा बॉडी बचा के रखे हमें, ये वैक्सीनेशन का मेन मोटिव होता है। अब आपने कोरोना वाला टीका लगवा लिया, बिल्कुल टीका लगवाया, कोविड आया था, कोविड-19 के लिए आपने जो भी इंजेक्शन लगवाया, कोविशील्ड या जो भी स्पुतनिक, जो भी आपने लगवाया, फाइजर वगैरह कुछ भी लगवाया, आपने लगा लिया। अब इस कोविड-19 के अंदर क्या डाला था? आपको पता है इस वैक्सीन के अंदर क्या था? उसके अंदर मरा हुआ कोरोना वायरस था। उसके अंदर मरा हुआ कोरोना वाला वायरस था। और ये कोरोना वाला वायरस जैसे ही आपके बॉडी में लगा, आपके खून के अंदर ये वायरस आ गया, मरा हुआ लेकिन है तो वायरस ही ना। इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटेड वायरस। मैं तो मरा हुआ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, इनएक्टिव वायरस बोलते हैं। तो जैसे ही मरा हुआ वायरस आया, लेकिन वायरस तो आया ना। तो जैसे ही वायरस आया, सबसे पहले इस वायरस को किसने पहचाना? मोनोसाइट ने पहचाना। मोनोसाइट ने कहा अरे आ गया कुछ बाहर से, वायरस आ गया। मोनोसाइट क्या करेगी? साइटोकाइन रिलीज करेगी। साइटोकाइन रिलीज हुआ, और जैसे ही साइटोकाइन रिलीज हुआ, क्या? लिम्फोसाइट एक्टिव होगी। लिम्फोसाइट क्या बनाएगी? हथियार। हथियार का मतलब क्या है बच्चा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जाएगा किसके पास? इसके पास। अब ये मरा हुआ है तो इसको तो आसानी से वैसे ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चा, एट द टाइम ऑफ फाइटिंग, लिम्फोसाइट कहेंगी कि भैया अभी तो ये मरा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर किसी दिन जिंदा आ गया तो हमें फ्यूचर के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना। तब यही एंटीबॉडी मेमोरी सेल की तरह काम करती है आपके बॉडी में। मेमोरी सेल का मतलब है याद रखने वाली कोशिका। किसको याद रखेंगी? वायरस को। कौन से वायरस को? कोरोना वायरस को। अब अगर किसी दिन सच में कोरोना वायरस आ गया तो आपके पास ये मेमोरी सेल पड़ी है, आपको कुछ नहीं करना। आपकी ये जो मेमोरी सेल है ना, ये याद है इनको कि भैया ऐसा था कोरोना वायरस। जैसे आया वायरस, मेमोरी सेल्स हैं क्या? एक तरीके की एंटीबॉडी ना, जाएंगी, जाके इसके ऊपर चिपक जाएंगी ऐसे, और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी ऐसे, इस वायरस को। ऐसे आपके वैक्सीनेशन काम करता है। तो मैंने बोला वैक्सीनेशन का मेन मोटिव क्या है? टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स। आपने बचपन में BCG का टीका लगवाया, आपने हेपेटाइटिस का लगवाया, कोई भी टीका लगवाया, आज आपको बीमारियां नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि जिन बीमारियों के खिलाफ लगाया था, उन बीमारियों के खिलाफ आपके बॉडी में मेमोरी सेल्स हैं।
आपके बॉडी में मेमोरी सेल्स हैं। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उस समय कौन सी दो WBC है जो काम करती, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दोनों का काम करने का तरीका है। मोनोसाइट केमिकल बनाती है, ये हथियार बनाती है। अब आप खुद देख लो कौन ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग तो यही है ना, लिम्फोसाइट। ज्यादा स्ट्रांग कौन हुआ? लिम्फोसाइट हुआ। और यही प्रोसेस मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो पहला वैक्सीन बनाया था ना, वो महान साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। लिख लेना इस चीज को, एडवर्ड जेनर वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने पूरे संसार को ये बताया कि भाई हम इंजेक्शन लगा के बीमारियों से बच सकते हैं। और किस बीमारी का बनाया था? बहुत खतरनाक, स्मॉल पॉक्स, इसके खिलाफ। इसीलिए हम एडवर्ड जेनर को कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। भाई ये तो हमारे लिए पिता के बराबर है। और किसके पिता? टीकाकरण के पिता। इन्होंने ही पूरे संसार को बताया कि वैक्सीन लगा के भी बीमारियों से बच सकते हो। और इन्हीं की देन है कि आज हर एक बीमारी के लिए इंजेक्शन बन चुका है। लेकिन आपने सुना होगा HIV एड्स के लिए कोई इंजेक्शन नहीं बना है आज तक। कोरोना अभी आया, 19 में आया और 1.5-2 साल बाद उसका वैक्सीन बन गया था। वो जो आपकी HIV एड्स है ना, वो 1980 से आ रखी है, लेकिन अभी तक उसके लिए इंजेक्शन नहीं बना। आपको पता है किसी भी कंट्री के पास नहीं है। क्यों नहीं है? कभी सोचा है? हाँ जी, कभी सोचा है आपको? कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको आगे। हाँ जी, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपकी 5 टाइप की WBC थी। पूरा क्लास खा गई आज का। और ऐसे ऐसे WBC काम करती हैं, लेकिन बहुत सारे मेमोरी सेल्स इज नॉट प्रोड्यूस्ड अगेन। नो आकांक्षा, नो। सिर्फ जो इम्प्योर लिविंग्स होते हैं वायरस के लिए। आपने कभी, बहुत ही रेयरली आपने बैक्टीरिया के खिलाफ आपने इंजेक्शन यूज किया होगा। बैक्टीरियल सेल को तो डायरेक्टली इंगल्फ कर दिया ना, सीधा ही खा गए ना आकांक्षा। समझ गए आप मेरी बात? तो वैक्सीनेशन का मेन मोटिव होता है टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स। मेमोरी का मतलब याद रखने वाली, याददाश्त जिनकी स्ट्रांग है। और है क्या वो एक टाइप की एंटीबॉडी ही है, और कुछ नहीं है। और यही एंटीबॉडी हम बनाते हैं कब? जब हम कोई भी बीमारी का टीका लगवाते हैं। और ये टीका पूरी दुनिया को सबसे पहले बताया था एडवर्ड जेनर ने। और इसीलिए हम एडवर्ड जेनर को कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। इन्होंने स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी थी, उसके लिए स्मॉल पॉक्स बहुत खतरनाक हुआ होगा बचपन में आप लोगों को, है ना? अब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है। इरेडिकेशन का मतलब होता है खत्म, लुप्त हो चुकी बीमारी है, किसी भी कंट्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मास लेवल पे इतना ज्यादा वैक्सीनेशन करा गया हर कंट्री में कि आज सारे कंट्री लगभग स्मॉल पॉक्स से फ्री है। हाँ जी मैम, इसका मतलब वैक्सीन वायरस बादल, मैं आपका कमेंट नहीं समझ पा रही हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आ गया आपको कि ये आपके 5 टाइप की WBC कैसे कैसे काम करती हैं, कौन सी वायरस के खिलाफ, कौन सी बैक्टीरिया के खिलाफ, कौन सी नॉन लिविंग के खिलाफ, कौन सी एलर्जी करवाती है। ये सारी बातें मैंने करवा दी। ठीक है, लंबे समय तक इंफेक्शन को पहचान के रखना है तो उसके लिए आपको मेमोरी सेल्स यानी एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी। राइट? HIV एड्स का आज तक वैक्सीनेशन क्यों नहीं बना? सारा आज ये की क्लास में थोड़ी पढ़ लोगे, हम बताएंगे आपको आगे क्यों नहीं बना। किसी भी देश के पास नहीं है, और बन भी जाएगा तो इफेक्टिव नहीं है। बनाया है बहुत बार लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। मैम, मलेरिया के खिलाफ, मलेरिया तो दवाई से ठीक हो जाती है। मलेरिया के खिलाफ इंजेक्शन कब लगाते हैं हम? नो, मलेरिया की दवाई आती है एक, क्लोरोक्विनीन नाम से, वही लगा लेते हैं अपन। वो मलेरिया के खिलाफ नहीं लगाते हैं। हाँ, मैंने बोला ना, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, जो फ्यूचर में वापस आ जाते हैं। जैसे एक इंजेक्शन लगता है BCG का। BCG का इंजेक्शन फर्स्ट इंजेक्शन होता है बच्चे को जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर लगाना पड़ता है। 24 घंटे, या कभी कभी बच्चे का ज्यादा ही कमजोर तो 48 घंटे के भीतर लगा देते हैं, लेकिन लगा देते हैं। बैसिलिक एलिमेंट ग्यूरिन आगे पढ़ाऊंगी। ये बचाता है बड़ा होकर उस बच्चे को TB से। और TB एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होती है। तो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, इनके लिए भी मेमोरी सेल्स बनानी पड़ती हैं। तो वो मेमोरी सेल्स भी आपकी लिम्फोसाइट बनाती है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली।
जनरली आप देखते हो वायरस के खिलाफ भी तो हम लगाते हैं। आप देखो हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लग रहा है, हेपेटाइटिस, इबोला के लिए इंजेक्शन लगते हैं, आपने देखा होगा, नीपा के लिए लगते हैं, बर्ड फ्लू के लिए इंजेक्शन लगते हैं, कोरोना के लिए लगाई है। ऐसे कोरोना पहले आया 2004-5 में, ऐसे आरसी नाम से आया था उसके लिए, और ऐसे सारे ही वायरस के खिलाफ ही लगवाते हैं हम जनरली। ऐसे ही लड़कियों के लिए मैं आपको बताऊंगी आगे, जो मेरी क्लास में लड़कियां देख रही ना, उनके लिए एक इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है HPV का। अगर आपकी उम्र 19 साल है, आपके घर में माँ बहन, अच्छा लड़के लोग भी तो सुन सकते हैं इसमें, लड़के लोग भी तो, आपको पता है आजकल सर्विकल कैंसर कितना हो रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी है गांव वगैरह में। शहर की लड़कियां तो लगवा लेती, थोड़ी जागरूक होती हैं, वो पढ़ लिख लेती हैं अच्छे से। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना, उन लोगों को थोड़ा सा ये पता नहीं होता है। बड़ा ध्यान से सुनना आप, HPV एक ही इंजेक्शन है जो सर्विकल कैंसर से महिलाओं को बचा देता है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री लग रहा है। और आजकल इतना सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ये बेसिकली सर्विकल कैंसर के लिए है, और ये एक इंजेक्शन लगवा लो और कम से कम 20-25 साल तक आपको सर्विकल कैंसर नहीं हो सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन लड़कियों से, हाँ प्रेगनेंसी के समय ये नहीं लगता है, और अगर किसी लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उस समय नहीं लगाना चाहिए। बाकी आपके घर में आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, चाची दादी, सबको कह दो कि भाई 19 साल की उम्र जिसकी हो, लड़की की हो चुकी है, उसको ये HPV का इंजेक्शन पक्का लगवा ले, क्योंकि आजकल इतना सर्विकल कैंसर फैल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, हद नहीं है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात? तो आज हम सिर्फ WBC के क्या पढ़ पाए हैं, हम WBC के टाइप्स पढ़ पाए हैं। अब मैं आपको कल पढ़ाऊंगी क्या, HIV एड्स जब होता है तो उस इंसान की WBC में कमी आ जाती है। थोड़ी सी HIV एड्स के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे किसके बारे में, एक ये, हाँ यहाँ सब बता दूंगी HIV एड्स के लिए इंजेक्शन क्यों नहीं बना, सारा कुछ, और बता दूंगी WBC कम ज्यादा होने से क्या होता है, और थोड़ा सा बस WBC, फिर खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्लेटलेट्स खत्म कर लेंगे। एक क्लास के बाद आपके ब्लड कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे बच्चा, ब्लड कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के लिए 3 क्लास लगेंगी, 3 क्लास। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। और हाँ सुनो बच्चों, मैं एक बात और आपसे बोलना चाहती हूँ, नेक्स्ट जो वीक आ रहा है ना, उसमें मैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन की छुट्टी पे रहूंगी। अब आप बोलोगे मैम आप छुट्टी कर लोगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि मुझे कुछ काम, मेरा पेपर देने जाना है मुझे एक ना, तो उसकी क्लासेस मैं संडे को रखने वाली हूँ। संडे को मैं आपकी 2 क्लास रखने वाली हूँ, इसलिए संडे की टाइमिंग देख लेना, और टाइमिंग आपको आ जाएगी ऐप के ऊपर। या तो एक ही क्लास लूंगी तो लंबी लूंगी 1.5-2 घंटे की, या 2 क्लास लूंगी 1-1 घंटे की। तो प्लीज संडे को शेड्यूल चेक कर लेना। कल सैटरडे है, सैटरडे को क्लास में नहीं लूंगी, कल कुछ काम है इसलिए। और कल एक बार 50-50 एक बार देख भी लेना यार खोल के, अगर मैं जल्दी आ गई तो मैं कल भी क्लास रख सकती हूँ। तो जो आपका मंडे ट्यूसडे का लॉस हुआ वो मैं संडे को कवर कर दूंगी, जो वेडनेसडे का लॉस हुआ वो नेक्स्ट सैटरडे संडे में भी आपकी क्लास ले लूंगी। ठीक है, जाना थोड़ा जरूरी है, आपको पढ़ने से मतलब है, चाहे मैं संडे को क्लास लूं चाहे सैटरडे को लूं, नहीं तो मैं नहीं छुट्टी करती। लेकिन मेरे को थोड़ा अर्जेंट है जाना, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो मैं जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लेकिन संडे की आपकी पक्की क्लास होगी, या तो एक बड़ी क्लास रखेंगे बच्चा, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे की, या 2 1-1 घंटे के स्लॉट में क्लास रखेंगे। क्लास होगी, शेड्यूल चेक कर लेना। और कल का एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, कल का 50-50 है कि मैं ले भी सकती हूँ और नहीं भी ले सकती हूँ। जल्दी आ गई तो मैं कल भी लगवाऊंगी, ताकि आपका बिल्कुल लॉस ना हो किसी भी टाइप का। BPSC के लिए बच्चा इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है पूनम। आप बस मेरी क्लास है, सिलेबस अच्छे से कर लो, नोट्स बना लो, आप BPSC में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, समझ रहे हो आप? और मैं तो पूनम इतने एग्जाम्पल देती हूँ आपकी क्लास में कि BPSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज सर्विकल कैंसर, गजाला बताएंगे आपको। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे सर्विकल कैंसर कैसे होता है। लेकिन आज के लिए इतना जान लो कि इसके लिए एक बहुत अच्छा इंजेक्शन है, HPV का इंजेक्शन पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और लड़के लोग भी जान लो, आपके घर में आपकी बीवी है या आगे चल के होगी बीवी, गर्लफ्रेंड है, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, पापा को तो नहीं सॉरी, मम्मी है, तो उनको, अगर जो भी महिला है उनको आप HPV का इंजेक्शन लगाने के लिए बोलिए। ठीक है, एक अच्छी बढ़िया हॉस्पिटल से। चलो फिर आज के लिए बहुत है बच्चा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल का एक बार शेड्यूल चेक कर लेना बच्चा, ठीक है, कल का शेड्यूल चेक कर लेना। संडे को पक्का क्लास होगी, वो कोई नहीं रोक पा रहा। फिर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी पे रहूंगी, लेकिन आपकी क्लास पहले ही करके चली जाऊंगी।